प्रकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 7th क्लास है, हमारे अतीत सेकंड जो हमारी बुक है हिस्ट्री की, उसके अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे, दिल्ली के सुल्तान। इसके अंतर्गत आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हैं उन सुल्तानों के कार्यकाल को पढ़ेंगे, उनके राजवंशों पर भी हम लोग अपनी चर्चा करेंगे, उनके कुछ कार्य विशेष की जो उपलब्धियां हैं उन सभी पर हम लोग आपका मिलकर बहुत अच्छे से आपकी चर्चा करेंगे। उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत में किस प्रकार शासन व्यवस्था थी, कौन कौन से वंश चल रहे थे, उन सभी को हम लोग अपने लेक्चर के माध्यम से एक एक करके बहुत अच्छे से उनको देखेंगे और समझेंगे। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसको देखेंगे। क्लियर है? कोई भी ऐसा डाउट है, किसी प्रकार का कोई चीज आपको समझ नहीं आएगी तो लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न, आप अपना कमेंट हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, अगर आप लोग रेडी हैं पढ़ने के लिए तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जैसा आपको पता है कि चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है और इसके अंतर्गत हम लोग आपका देख रहे हैं दिल्ली के सुल्तान। चैप्टर नंबर 3 जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कहानी है दिल्ली के सुल्तान की, क्या स्थिति है इस बाप की सल्तनत की। इन सब को हम लोग गौर करेंगे, इस सब चीज़ों पर हम लोग बहुत अच्छे से इनको पढ़ेंगे, देखेंगे। देखिए, हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बने गए थे। क्या आपने गौर किया है कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? कह रहे कि आपने जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, उसको देखा था, तो इसमें कावेरी बाप का डेल्टा है और इस कावेरी डेल्टा में कुछ ऐसे बड़े केंद्र बने हैं जहाँ जिनकी चर्चा हम लोग अध्याय 2 में नहीं करे थे, और खास कर जो हम दिल्ली को जो हम पढ़ रहे थे, दिल्ली का जिक्र हम लोग बिल्कुल नहीं करे थे। दिल्ली जो बसा है वो आपके चौहानों ने बसाया था दिल्ली को, और बोलते हैं कि दिल्ली को बसाने का योगदान अनंगपाल सिंह तोमर को जाता है, जो राजपूत काल से आपके संबंधित थे। ठीक, इन पर हम लोग सारों पर आपका मिलजुल कर एक एक कर हम इन पर विचार करेंगे। देखिए, इसी वजह से यहाँ दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना, यानी कि जो दिल्ली के बसा है ये 12वीं शताब्दी का है। तालिका 1 पर नजर डालें। पहल तोमर राजपूत के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बना? कह रहे अगर हम सबसे पहले की बात करें तो जो आपका राजपूत काल में जो था, दिल्ली किसकी आपकी राजधानी बना, ये हमको थोड़ा देखना है। 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिनके हम चौहान के नाम से भी जानते हैं, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्यिक केंद्र का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। अब देखिए, जो दिल्ली है, चाहे चौहान हो चाहे आपके तोमर हो, इन दोनों के टाइम पीरियड के बीच में ही आपको दिखाई देगा ये एक इम्पोर्टेंट जो था आपकी महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। दहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफी प्रचलन में थे। ठीक है, 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली का एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्रों पर फैला था। किस पर फैला था? बड़े क्षेत्रों पर। तालिका 1 पर फिर से नजर डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिससे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी है। क्या बनी है आपकी? जिनसे मिलकर आपका दिल्ली सल्तनत, आप जिस इलाकों को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वह इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए जिनको मानचित्र 1 में देखकर दिल्ली, कुना, सीरी और जापना नगर को पहचानिए। तो सबसे पहले ये रहा आपका सीरी, ये रहा आपका झापना नगर, दिल्ली, कुन्हा आपका ये रहा अब आपका तुगलकाबाद,
आदिलाबाद, ये रही आपकी कुतुब मीनार, फिरोज शाह कोटला, ये रही यमुना नदी का जो पुराना मार्ग है। कुल मिलाकर आप देखें तो ये दिल्ली का जो है प्राचीन जो मैप है, उस समय की बसीगत का जो लगभग 12वीं शताब्दी में बसा था, उसको हम लोग आपका देख रहे हैं। दिखाई दे रहा है आपको? अब थोड़ा सा यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको गौर कीजिएगा। तालिका 1 हम बात कर रहे थे, दिल्ली के जो शासक हैं हम उनकी चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले बात आएगी जो आपके राजपूत वंश में, और राजपूत वंश में सबसे पहले आए थे आपके तोमर, और तोमरों में जिसका मैं नाम ले रहा था अनंगपाल सिंह तोमर, 1130 से लेकर 1145, यानी कि 12वीं सदी का आरंभ था। ठीक, यानी कि 1165 की इसकी बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद आए आपके चौहान, 1165 से लेकर 92 के बीच, और यहाँ एक बहुत फेमस शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो था वो यहाँ रूल करेगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान लिखा है। फिर इसके बाद थे, अगर इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से ही दिल्ली सल्तनत का जो हिसाब किताब है, सिलसिला है, वो आपका प्रारंभ होता है। ठीक, आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या होता है, यहाँ से ही आपका प्रारंभ होता है। इसमें देखिए सबसे पहले आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम वंश का आपका संस्थापक भी बनेगा, और 1206 से 1210 तक रहा। फिर इसी का दामाद आया इल्तुतमिश, 1210 से लेकर 1236। फिर आपके इल्तुतमिश की जो आपकी पुत्री थी रजिया सुल्तान, ये बनी। फिर बलवन जो था इसका शासक बना। ठीक, और इसके बाद बलवन के मरने के बाद जो था देखिए इसके बाद जैसे ये जब आपको गुलाम वंश आपका समाप्त होगा, तो गुलाम वंश के बाद आएगा खिलजी वंश, और खिलजी में सबसे पहला शासक होगा आपका, ध्यान रखिए, अलाउद्दीन खिलजी, 1290 से लेकर 96 तक। और उसके बाद आगा, पहला था आपका जलाउद्दीन और दूसरा था अलाउद्दीन, 1296 से लेकर 1316। ये बड़ा ही क्रूर शासक के रूप में इसको गुना जाता था बच्चों। ध्यान रखना है, जो आपकी पद्मावती की कहानी है, महारानी पद्मावती की, ये वही आपका अलाउद्दीन खिलजी है, जिसके विषय में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। और अब खिलजियों के पास अगर कोई वंश आपका आएगा तो वो होगा तुगलक, और तुगलक वंश रहेगा 1320 से लेकर 1414 के बीच। पहला शासक गैसुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, और तुगलक के बाद आएंगे सैयद, 1414 से लेकर 1451 तक। और एक इसमें बड़ा महत्वपूर्ण शासक है खिज्र खान, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा वफादार बनेगा। फिर इसके बाद आएगा अंतिम जो शासक होगा, जिसको हम कहेंगे लोदी वंश का शासक है, इसमें बहलोर लोदी, और बहलोर लोदी और बाबर का युद्ध होगा, और इस युद्ध में ही जो है एक जो है आपके मुगल जो वंश है वो स्टैब्लिश होगा। तो ये इतने यहाँ तक शासक थे जिन लोगों ने आपका प्रारंभ में हिंदू शासकों ने शासन किया, उसके बाद आपके तुर्की लोगों ने यहाँ शासन करना आपका प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले यहाँ देखिए इल्तुतमिश का मकबरे की जो इमेज है हमारे सामने है, हमारी टीवी स्क्रीन पर शो हो रही है, आप उसको बहुत अच्छे रूप में उसको पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और उसके बाद आपको दिखा रहा है अलाई दरवाजा, बड़ा आपने नाम सुना होगा, ये अलाई दरवाजा है, और नीचे दिल्ली के सुल्तान, और ये फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है। ध्यान दीजिए किसका है, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। अच्छा, मकबरा वैसे आपकी कब्र होती है, कब्र जानते हैं बच्चों? देखिए ऐसा है ना, हर धर्म में अंतिम संस्कार करने की अलग अलग विधि प्रचलित है। हिंदुओं में जो है अग्नि देकर संस्कार करने का अंतिम रूप है, सिखों में भी कुछ इस प्रकार ही है। अब मुस्लिमों में क्या है, दफनाने की प्रथा चलती है। किसकी बच्चों? दफनाने की प्रथा चलती है। देखिए अब देखिए थोड़ा सा दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिली। हमारे सामने प्रश्न है कि हमको कैसा पता लगा कि दिल्ली के सुल्तान कौन थे, क्या किया।
इनकी हमको जानकारी हमको कैसे मिली, क्या चीजें हैं इनकी, कैसे पता चला हमें इनके बारे में। देखिए, हालांकि अभिलेख, सिक्कों, स्थापना यानी कि भवन कला के माध्यम से काफी सूचना मिली है, मगर वे महत्वपूर्ण, वे इतिहास, तारीख, एक वचन, तारीख, बहुवचन जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी। अब देखिए, मुगल काल में जो भाषा चलती थी, जो उनकी प्रशासनिक जो आपकी भाषा थी, वो क्या थी, आपको ध्यान रखना है, वो फारसी थी। ठीक है, अब देखिए इसमें आपकी इमेज दी गई है, इसको बाद में देखेंगे। पहले तारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि, दरबारियों, सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो इस घटना का वर्णन किया करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। न्याय संगत शासन के महत्व पर बल दिया जाता था। ठीक, आप कह रहे हैं चित्र नंबर 1 को देखिए, पांडुलिपि को आपका तैयार करने के 4 चरण। पांडुलिपि समझते हो बच्चों, जो हाथ से लिखी जाती है, जैसे आपकी रफ कॉपी फेयर जो होती है, वो पांडुलिपि है। सबसे पहले कागज को आपको तैयार करना होता था, फिर लेखन कार्य होता था, फिर महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों को ध्यान में रखकर आकर्षित करने के लिए सोने के को आपका पिघलाकर उनका प्रयोग किया जाता था और उनको जल्दी तैयार करना होता था। यहाँ देखिए किस प्रकार से कागज आपका बन रहा है, फिर किस प्रकार से उसे लिखाया जा रहा है, किस प्रकार से उसको गढ़ा जा रहा है। ये सारी चारों जो आकृतियां हैं, जो आपकी इमेजेस हैं, हमारी टीवी स्क्रीन पर शो हो रही हैं, हम इनको देख पा रहे हैं कि कैसा स्थिति है। अब थोड़ा जो है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, एक चीज हुई थी आपकी न्याय चक्र। 13वीं शताब्दी के इतिहासकार फक्रे मुदबिर ने लिखा है, राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना जी नहीं सकता, वेतन आता है और किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व चुका सकेगा जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। यानी कि अगर आप कोई किसी साम्राज्य को आप चलाना चाहते हैं कि वो बहुत बढ़े, उसके सैनिक, उसके राजा, उसकी प्रजा, तो राजा को न्याय और ईमानदारी के साथ अपने शासन को चलाना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, ये कुछ और बातें ध्यान रखें। तारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। कह रहे जो आपके राइटर थे वो मुख्य रूप से दिल्ली में रहते थे। गांव में शायद कभी रहते हों। कह रहे ज्यादातर ये ऐसा नहीं है, कि बहुत कम केसेस हैं कि वो गांव में रहे हों। वे अक्सर अपने इतिहास, सुल्तानों के लिए उसे ढेर सारे इनाम, कराम पाने की आशा में लिखते होंगे। कह रहे कि शायद ऐसा हो कि जितने भी ये आपका इतिहास लिख रहे हैं लेखक, कि उन्हें अच्छा इनाम मिले, इसलिए लिखते होंगे। यह कह रहा है ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते होंगे। क्या करते होंगे कि आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, लिंग भेद आधारित जो आपका समाज है, वो जैसी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए सलाह देते होंगे और उन पर विचार करने के लिए सब लोग सहमत नहीं होते होंगे। अब यहाँ 2 शब्द आए हैं, जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद। तो सबसे पहले हमारा जिम्मेदारी है कि हम जन्म सिद्ध अधिकार को पढ़ लें कि जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता है। पॉलिटी का शब्द है वैसे, पॉलिटी और आपका सोशोलॉजी का। देखिए, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। कैसा है बच्चों? जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए, लोग मानते हैं कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवार में जन्म लेने का कारण ही शासन करने का अधिकार विरासत में मिल जाता है। ये क्या है उनका? ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे आपने अगर किसी राजा के यहाँ घर ले लिया तो आप कैसे हो गए? उच्च कुलीन हो गए। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है जहां से पैदा हुए। और लिंग भेद में देखिए, स्त्री और पुरुषों के बीच यानी कि मेल और फीमेल के बीच सामाजिक तथा शारीरिक संरचना संबंधी अंतर।
हम क्या करते हैं कि स्त्री और पुरुष के शरीर को देखकर हम क्या करते हैं कि सामाजिक तौर पर और शरीर की बनावट के आधार पर और लोग आम तौर पर तर्क करते हैं और उनमें हम अंतर करते हैं। ऐसे अंतर के कारण पुरुष और स्त्री की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। पुरुष क्या होते हैं कि अगर हम शरीर की बनावट के अनुसार देखें तो पुरुष ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं तुलनात्मक रूप से महिलाओं के। तो इस तरह का अगर कोई लिंग भेद करता है सामाजिक और शरीर आपके बनावट के आधार पर, तो हम उसको लिंग भेद कहते हैं। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उसने युग के इतिहासकार मिनाज ए सिराज ने स्वीकार किया। देखिए कौन बैठा, 1236 में इल्तुतमिश की बेटी बैठी रजिया सुल्तान। ध्यान रखिएगा पूरे इतिहास में पहली ऐसी सुल्तान है जो महिला बनी है, जो सब पुरुष होंगे। मतलब रजिया सुल्तान जो होगी पूरी दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला क्या होगी, आपकी शासक होगी। ठीक। और उस समय इतिहासकार थे मिनाज ए सिराज, बड़े बहुत विद्वान इतिहासकार इनको माना जाता था कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। कह रहे हैं कि जो आपके रजिया सुल्तान क्या थी, जितने उसके भाई हैं उनसे अधिक योग्य थी और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। यानी कि मिनाज सिराज इतना पढ़ा लिखा विद्वान था, अपने भाइयों में जितने जो रजिया है सब में कुशल थी, शासक थी, लेकिन वो खुद ये नहीं कह पा रहा था कि हाँ रजिया को सुल्तान बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी वह एक रानी के शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने को कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। कह रहे जो आपके दरबार में लोग थे वो नहीं चाहते थे कि किसी भी रूप से इंडिपेंडेंट रूप में यानी टोटल शासक के रूप में रजिया आए, ऐसा लोग भी प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया, यानी कि उसको सिंहासन से हटा दिया। अब आप देखिए थोड़ा सा रजिया देख रहे हो बच्चों, 1236 से लेके 1240 तक केवल 4 साल का काम टाइम पीरियड ही इसने पार किया है। ठीक, ये ध्यान देना चाहिए आपको। अब देखिए रजिया के बारे में मिनाज ए सिराज का विचार जो है उसको देखते हैं। मिनाज ए सिराज ने सोचा था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्री को पुरुष के अधीन होना चाहिए। क्या कह रहा है कि जो ईश्वर ने जो आपकी सामाजिक जो आदर्श व्यवस्था बनाई है उसमें क्या किया है, स्त्री को पुरुष के अधीन होना चाहिए, ये ऐसा कह रहा है। और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, और कह रहे जो रानी है इस जो व्यवस्था है उसके विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, अतः इसलिए इतनी शानदार खूबसूरती से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ कि ऐसा ब्यौरा जो आपके व्यक्ति हैं उनकी सूची में भी नहीं आता और ये रजिया को मिला इतने शासन खूबदार, तो इससे क्या हासिल हुआ। देखिए उस समय की अगर आप बात करें तो उस समय टोटल रूप से जो था आप समझेंगे जो एक सत्ता होती है ना, पैतृक सत्ता, पुरुषवादी जो सोच है वो सोच उस समय डोमिनेंट होती थी। वो किसी लड़की को राजा एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो केवल पुरुष को ही स्वीकार करती थी, महिला को वो अपने ऊपर नहीं देख सकते थे। इसलिए उन्होंने रजिया को हटा दिया था, जबकि रजिया सुल्तान बहुत योग्य शासक थी। अब देखिए रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया है कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में, ध्यान दीजिए में क्षेत्र है, आधुनिक आपका पड़ेगा, आपका ध्यान दे थोड़ा सा। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय कातकीय वंश का राज्य था। कातकीय वंश बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ेंगे साउथ में। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से लेकर 1289 के व्यवहार से रजिया के व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रानी रुद्रमा देवी कातकीय देवी
वंश की देवी थी, मतलब रानी थी, जिन्होंने शासन किया था। और कह रहे रजिया का जो वो आपका व्यवहार था उनके व्यवहार से बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुष जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा कर दिया। देखिए रुद्रमा देवी ने क्या काम किया, थी वो महिला, लेकिन अभिलेखों में अपना नाम कैसा गुदवाया, पुरुषों जैसा, ताकि वो पुरुष जैसी छवि समाज में जन लोगों में अपनी बना सके। अपने क्या कह रहे बच्चों, अपने पुरुष होने का भ्रम फैला दिया। और एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी किद्दा, उनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी का यह स्नेह भर संबोधन किया था। यानी कि बाप को किद्दा को क्या बोलते थे, दीदी। और दीदी कौन थी, वो वहां की प्रजा जो थी जम्मू कश्मीर की, वो वहां कश्मीर की उनको प्यार से बोलती थी। तो ये हमें बताया कि ऐसा नहीं था कि महिला शासक नहीं हुई। जब कात्के वंश की रानी थी रुद्रमा देवी, वो शासक बनी, कश्मीर में किद्दा बनी, तो दिल्ली में तो आपका रजिया बन ही सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कह रहा है थोड़ा सा एक यहाँ अपना प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, मिनाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों है? कुल मिला के बात ही ध्यान रखना है कि इतना ऐसा टफ क्यों है कि कोई स्त्री शासक नहीं बन सकती। शहाबुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख क्षेत्र। इल्तुतमिश गुलाम वंश का द्वितीय सुल्तान या शासक। ठीक, देखिए नालंदा है आपका, इसमें लाहौर है, बहुत सारे क्षेत्र हैं, ये मुल्तान है, बनारस भी है, अवध है, लखनऊती है, कौल है, दिल्ली है, झांसी है, तरवर हिंद है, अजमेर है, रणथंबोर है, ग्वालियर है, देवल है। ये पूरा क्षेत्र उसने जीता हुआ था। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी के राक्षस सैनिकों की टुकड़ी के निवास के लिए बने मजबूत किलों शहरों पर शायद भी फैला हो। शहरों से संबंध लेकिन उन्हें दूर भीतरी प्रदेश में उनका नियंत्रण न के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर, लूट मार पर ही निर्भर होना पड़ता था। यानी कि जो उनका शासन था वो जहां रह रहे हैं वहीं था, उस प्रदेश में आपका नियंत्रण क्या था, ना के बराबर था। चाहे उनको राशन चाहिए, खाद, ये सब चीज चाहिए, उनको लूट मारी ही ये सारी चीजें उनको करना पड़ता था। दिल्ली के सुदूर बंगाल और सिंध के गैरसियन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। कि दिल्ली से जो आपके दूर क्षेत्र हैं, आपके बंगाल वाले, और सिंध का जो गैरसियन क्षेत्र है, देखिए अब कोई अगर व्यक्ति दिल्ली में बैठा है तो उस दिल्ली में बैठे व्यक्ति को बंगाल में शासन करना बड़ा टफ है, और सिंध का जो गैरसियन क्षेत्र था उसमें भी शासन करना बड़ा टफ है। इसमें क्या क्या कंडीशन होती थी, क्यों टफ था? बगावत के बहुत चांस थे, युद्ध बहुत होते थे, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। यानी कि जब मौसम खराब होता था तो कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। जैसे आज की तारीख में आप देख लो तो सरकार के कितने आपके ऐसे ये हैं कि वो किस तरह से आपका अपना शासन रखने के लिए किस तरह की सूचना प्रौद्योगिकी, अनेक प्रशासन के लोग वहां रहते हैं कि वो किसी तरह से जो उनका तंत्र है वो नहीं टूटता, लेकिन उस समय टूट जाया करता था। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों को से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास पाते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। अब सबसे बड़ी दिक्कत थी, अगर कोई आपका दिल्ली में सुल्तान है, एक तो हमलावरों की आपका टेंशन थी, क्योंकि फ्रंट जो खुला था, ये वाला फ्रंट मुल्तान वाला, ये इस फ्रंट से आपका, और इस वाले फ्रंट से क्या था, लोग सीधा अंदर वो आपका दिल्ली की तरफ घुसते थे, यहाँ अटैक करते थे, इस क्षेत्र पर आपका कब्जा कर लिया करते थे।
ये पूरा क्षेत्र आप देखेंगे, ये अटैक से भरा है। यहाँ की बहुत चिंता रहती थी, और दूसरा कोई सूबेदार ऐसा ना कर दे कि जहां उसे लगे कि हमारा राजा कमजोर हो गया, वो आपका विद्रोह कर दे और अपने आपको स्वतंत्र शासक घोषित कर दे। जो जरा सी कमजोरी की आभास मिलते हुए विद्रोह का झंडा खड़ा कर दे। इस चुनौती के चलते सुल्तान बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन ने शासनकाल में हुआ। अब देखिए, ये सब विद्रोह ना हो जाए, एक चीज की ना हो जाए, तो उसने सुल्तान ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाते हुए एक ऐसा संस्थापना किया, एक ऐसा व्यक्ति आया जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में, और उसका विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी क्या था, इन सब चीजों को उन्होंने, ये मोहम्मद तुगलक, इन्होंने विस्तार किया। जैसे सुल्तान की सल्तनत की भीतरी सीमाओं को जो अभियान के चलाए लक्ष्य था, गैरसैंण शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन क्षेत्रों के दौरान गंगा यमुना दोआब को जंगल सफा कर दिया, और शिकारी संग्रहक और चरवाहक प्रशासन से आपको खदेड़ दिए गए। वहाँ जमीन वहाँ किसानों को दे दी गई, और कृषि कार्य को आपको प्रोत्साहन दिया गया। व्यापारी आपके मार्गों को सुरक्षित और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और गैरसैंण शहर और शहर आपके बसाए गए। अब राजा किस तरह अपने आप स्थिति को मजबूत कर रहा है? एक तो उन क्षेत्रों को टारगेट कर रहा है जहां से उसे लगता है कि यहाँ से आक्रमण हो सकता है, यहाँ हमारी कमजोर है, तो जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनको भगा रहे हैं, उनको खदेड़ रहे हैं। जो वहाँ के किसान हैं उनको जमीन दे रहे हैं कि आप खेती करो, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो व्यापारिक मार्ग हैं जहाँ लुटेरे रहते थे उनको सुरक्षित कर रहे हैं, ताकि इनका सामान सुरक्षित पहुंचेगा तो हमको टैक्स मिलेगा। व्यापार, जो व्यापारिक केंद्र हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, इनके लिए नए किले बना रहे हैं, और गैरसैंण जैसे शहरों को बसाया जा रहा है। अब देखिए थोड़ा इसमें दूसरा विस्तार सुल्तान की भारी सीमाओं पर हुआ। पहला कहाँ कर रहे थे? अंदरी भाग में, और दूसरा हम कर रहे हैं बाहरी सीमाओं पर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य कर सैनिक अभियान शुरू हुए। किसके काल में? ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ठीक, ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए, और जब मोहम्मद तुगलक का समय आया, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का, उस समय ये अभियान जो थे अपने टॉप सीमा पर पहुंच गए। इन अभियानों में सुल्तान की सेना ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातु आपका कब्जा ली थी, यानी कि ये बहुत सारी चीजों पर अपना कब्जा भी करते थे और उनको। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने दिल्ली सुल्तान के जो शासक हैं, सबसे पहले कौन कौन, किस तरह से आपका तोमर चौहान रहे, फिर उसके बाद आपके तुर्क शासक आए, तुर्क शासकों के बाद हम लोग मुगल के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग तो आपका जो है इल्तुतमिश, रजिया और बलबन के विषय में ही पढ़ रहे थे, और फिर कैसे उन्होंने अपने बाहरी क्षेत्रों को सुरक्षित किया और किस तरह से आंतरिक क्षेत्रों को सुरक्षित कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसे आपका दक्षिण की तरफ अपने सैन्य अभियान भेजे ताकि अपने राज्य को और सुरक्षित कर सके, धन संपदा लूट सके। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अपने लेक्चर के माध्यम से पढ़ा। कोई चीज़ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आई हो, किसी प्रकार का कोई आपको डाउट हो, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न बच्चों हम तक भेज सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर आपका डाउट है। चलिए बच्चों, कोई नहीं, कल मैं आपसे, जो बच्चे बैठे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ क्लास में, कल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल कौन, किस किस के बीच था, खिलजी वंश आपका कब तक रहा। जो अभी पढ़ा है मैं कल एक बार जरूर पूछूंगा स्कूल से, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन से आपका प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं इस विषय में। मैं एक बार जान लूँ पढ़ भी कर रहे हैं कि नहीं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।